हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्लास नंबर 28, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करने वाले हैं मगध साम्राज्य का उदय। अब इस मगध साम्राज्य के उदय को देखने से पहले कुछ हम लोग थोड़ी ज़रूरी बातों को देख लेते हैं, क्योंकि देखिए मगध साम्राज्य भी उस समय अगर देखा जाए तो एक महाजनपद के रूप में मौजूद था। 16 जो महाजनपद हैं, ऑलरेडी मैंने इसको काफ़ी ब्रीफली करा दिया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक, प्राचीन भारतीय इतिहास के नाम से। तो जैसा कि मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इन 16 महाजनपदों में से आगे चल के उतना किसी का नाम नहीं आया जितना ये मगध साम्राज्य का नाम आया। और यही जो मगध साम्राज्य है आगे चल के मौर्यों की भूमि बनती है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसी मगध साम्राज्य को पूरी तरीके से मौर्य साम्राज्य में तब्दील किया जाता है और उसके तत्पश्चात धीरे धीरे परंपरा जारी रहती है। और मगध से ही पूरी तरीके से अशोक के समय ही एक केंद्र बिंदु के रूप में देखिए पूरे भारत, एक अखंड भारत की जो अवधारणा होती है, इसी मगध साम्राज्य उस समय केंद्र में होता है। तो इसीलिए प्राचीन भारतीय इतिहास का मगध साम्राज्य जो है बेहद एक गौरवान्वित करने वाला पल है। और एग्ज़ाम ऐसे चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखता है, पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसका उदय कैसे हुआ। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट कारणों को देखें तो यहाँ पे भौगोलिक कारण क्या क्या था इसका, सैन्य संगठन इसकी कितनी शानदार तरीके से कार्य कर रही थी, स्वतंत्र वातावरण, इसे अनार्यों का भी देश कहा जाता था, आर्य लोग यहाँ पे बहुत अधिक आए हुए नहीं थे। और शासकों की जो भूमिका थी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ये जो शासक होते हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे कुछ शासक, जैसे यहाँ पे बिंबिसार आएगा, उसका पुत्र अजात शत्रु आएगा, उदयन आएगा, इसके अलावा ठीक है कालाशोक आएगा, आगे चल के नंद वंश आएगा। ये पूरी की पूरी जो प्रणाली है एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप रटने की प्रक्रिया से बाहर निकल पाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मगध साम्राज्य का उदय के कारणों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और दूसरे क्लास में पूरा का पूरा देखिए मगध साम्राज्य के जो प्रमुख वंश एवं शासक हैं, यहाँ पे तीनों के जो तीनों वंश हैं, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन तीनों को मैं बेहद ही विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा और रटने की प्रक्रिया से मैं आप लोगों को बाहर निकालूंगा। तो चलिए आज पहला क्लास देखते हैं मगध साम्राज्य के उदय के कारण यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला ही कारण है यहाँ पे भौगोलिक स्थिति, क्योंकि मगध उस समय मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में अवस्थित था। देखिए पूरी तरीके से अगर गंगा यमुना नदी यहाँ पे प्रयाग में यहाँ पे जो मिल रही है, ठीक है, प्रयागराज में, तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो जस्ट यहीं पे जो क्षेत्र है पूरा का पूरा मगध का क्षेत्र है ये, ठीक है। और इसकी दो राजधानियाँ होती हैं, पहली होती है राजगिरी, दूसरी होती है यहाँ पे पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं राजगिरी को। कह रहा है कि राजगिरी एवं पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित थी। चारों तरफ कहा जा रहा है कि राजगिरी का जो क्षेत्र था, बिहार का जो दक्षिणी बिहार के तरफ लगभग पटना के आसपास का जो क्षेत्र है राजगिरी, चारों तरफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। और पहाड़ियों से जब घिरा हुआ क्षेत्र था तो पूरी तरीके से उस समय देखिए अवैध शहर के रूप में यह मौजूद था, जिसको कोई भेद नहीं सकता था। कोई भी जो अन्य जो उस समय 16 जो महाजनपद थे, इतना आसान नहीं था उनको यहाँ पे लाना। भौगोलिक अवस्थिति काफ़ी यहाँ पे मायने रखती है। पहाड़ी जब है यहाँ पे तो जंगल की उपस्थिति भी पूरी तरीके से यहाँ पे मौजूद रहेगी। साथ में पूरा पहाड़ी एरिया है तो लौह खनिज की जो प्रचुरता है, साथ में तांबा, ये सारे जो संसाधन थे बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध थे। यहाँ के जंगलों में हाथी बहुत कारगर सिद्ध होते थे, बड़ी संख्या में हाथियों की उपलब्धता थी। यह क्षेत्र जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र था, अतः श्रम आवश्यकता की जो पूर्ति थी सहज तरीके से यहाँ पे कर ली जाती थी। इन सब के पीछे एक ही कारण है और वो है भौगोलिक। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि उदयन के समय उसकी जो राजधानी होती है, दूसरी राजधानी बन के आती है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को भी अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए बिल्कुल ऊपर है, ऊपर उत्तर बिहार को, ठीक है,
पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि अलग करने वाला। तो इसका भी जो भौगोलिक एरिया था पाटलिपुत्र का, ये भी बहुत ही शानदार था। बाद में मगध की राजधानी जब पाटलिपुत्र बन जाती है, यह नगर गंगा, गंडक, क्योंकि जो गंगा नदी है इधर से अगर बह रही है तो देखेंगे इधर गंडक बराज है, यहाँ पे इधर सोन नदी है, आके मिल जाती है। तो गंडक, ठीक है, गंडक जो नेपाल के तरफ से गंडक बराज भी इसे बोला जाता है, यहाँ पे संगम बनाती है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह नगर गंगा, गंडक व सोन के मुहाने पर स्थित था और साथ में नीचे से देखेंगे तो सरयू और पुनपुन नदियाँ भी इसी के इर्द गिर्द बहती है। ठीक है, उसमें बहती थी। आज के समय में शायद पुनपुन नदी है, सरयू नदी लुप्त के कगार पे आ चुकी है। इस तरह पाटलिपुत्र प्राकृतिक सुरक्षा से पूरी तरीके से युक्त थी। इतना बड़ा गंगा का अगर अपवाह क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी, मैदानी क्षेत्र यहाँ पे मौजूद था। कृषि के दृष्टि से काफ़ी ही उपजाऊ था। इस प्रकार मगध के पास एक विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र उपलब्ध था। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने से अब उत्तर का जो क्षेत्र है पूरी तरीके से, इधर आप देखेंगे तो इधर हिमालय, नेपाल के तरफ ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो उत्तरा पथ पर मगध का पूर्ण नियंत्रण हो गया, क्योंकि यह पथ जो गंगा के उत्तर में इधर जो मौजूद था और हिमालय की तलहटी तक जो तराई का क्षेत्र तक जाता था, अतः व्यापार वाणिज्य को इनके वजह से यहाँ पे बहुत बृहद रूप में बढ़ावा मिला। जलीय मार्ग भी बहुत बड़ा हो गया। गंडक बराज है, खुद गंगा नदी है, नीचे से सोन नदी है। इससे क्या हो गया कि दो जगहों को जोड़ने में जलीय मार्ग से काफ़ी मदद मिली। व्यापारिक गतिविधियों को, सामान वगैरह ढोने में काफ़ी आसानी हुई, यातायात के लिए काफ़ी आसानी हुई, संपर्क करना काफ़ी यहाँ पे आसान हो गया। तो कुल मिला के मगध की भौगोलिक अवस्थिति जो गंगा का जो पूरी तरीके से अपवाह क्षेत्र होने के कारण काफ़ी बेनिफिट मिला, जिसके वजह से मगध की जो समृद्धि है दिनों दिन बढ़ते चली गई। कृषि यहाँ पे होना शुरू हो गया। कृषि इतने बड़े रूप में हुआ, ठीक है, अधिशेष बचना शुरू हो गया। जब भी कृषि होगा, अधिशेष बचेगा, तो गैर कृषि कर्म को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा, और जब गैर कृषि कर्म को प्रोत्साहन मिलने लगेगा तो अब यही प्रक्रिया हो जाएगी, वस्तु विनिमय प्रणाली की अवधारणा आ जाएगी, बार्टर सिस्टम आ जाएगा। आगे चल के ही बार्टर सिस्टम मुद्रा का रूप ले लिया। धीरे धीरे यहाँ पे नगर बसने लग गए, शहर बसने लग गए, और जब इसकी भौगोलिक अवस्थिति ही जब इतनी शानदार थी तो यही था कि जंगल भी है, भौगोलिक इलाका है, चारों तरीके से किले की तरह यहाँ पे कार्य कर रहा है। पूरा जो क्षेत्र है पहाड़ी जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और इन्हीं जंगलों में देखा जाए तो बहुत सारे रिसोर्स भी, खनिज संसाधन उपलब्ध है। बाकायदा यहाँ पे हाथी भी मौजूद है। उस समय गजराज जो सेना के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता ही होता था। तो ये था पूरा का पूरा भौगोलिक अवस्थिति को लेके। नेक्स्ट हम लोग कारण यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं सैन्य संगठन को लेके। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि आर्थिक संपन्नता एवं प्रचुर भौगोलिक संसाधनों ने मगध की सैनिक संगठन एवं विस्तार के लिए उपयुक्त यहाँ पे अवसर के रूप में उपलब्ध यहाँ पे करा दिया, क्योंकि अब उन सेनाओं को नियमित रखने में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, टैक्स रेगुलर हमें मिल रहा है, एग्रीकल्चर इतने अधिक रूप में यहाँ पे हो रहा है, तो कोई से यहाँ पे समस्या नहीं थी। जंगल है यहाँ पे, हाथियों की संख्या काफ़ी यहाँ पे अधिक थी, तो हाथियों का आरंभ करना शुरू कर दिया गया। चतुरंगड़ी सेना के रूप में जैसे कि गज, रथ, ठीक है, इसके अलावा घोड़ा हो गया, पैदल हो गया, चतुरंगड़ी सेना के रूप में यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया। घोड़े के तो उस समय बहुत अधिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन गज था, पैदल था, बहुतायत रूप में ऐसे सेना संगठन की यहाँ पे अवस्थिति मिलती है। कहा जा रहा है कि हाथी जो है खासकर जो दलदली इलाके से
लकड़ी निकालने का काम करते थे। साथ में हाथी दुर्ग भेदने का, अगर किसी अन्य क्षेत्रों पे अगर अटैक करना हो तो हाथी आसानी से बड़े बड़े दुर्गों को भेद सकता है। अन्य समकालीन महाजनपदों के पास अगर देखा जाए तो हाथी जो यहाँ पे मौजूद नहीं होता था। हाथी ठीक है कई कई 100 सैनिकों के एक हाथी बराबर होता था। कुल मिला के यहाँ पे बात यही की जा रही है कि गज सेना ने मगध सैन्य संगठन को काफ़ी बेहतरीन मौका दिया। मगध को एक अन्य लाभ, लोहे की जो खान थी यहाँ पे, लोहे के जो अयस्क थे, लोहे के खानों के रूप में पूरी तरीके से युद्ध अस्त्रों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। जब लोहा है ही तो युद्ध शास्त्र बनाने में इन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। इस प्रकार लौह युद्धास्त्र, हाथियों एवं जल सेना की बहुलता ने मगध को अन्य महाजनपदों से अलग कर एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया और उसे मगध साम्राज्य के रूप में पूरी तरीके से डेवलप करने की कोशिश की। नेक्स्ट कारण आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे मगध का स्वतंत्र सामाजिक वातावरण। इसे एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी फ्रीडम होता है, फ्रीडम में जो चीज़ यहाँ पे होता ही होता है, या तो व्यक्ति की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है या व्यक्ति की स्थिति अगर उस फ्रीडम का गलत तरीके से फ़ायदा उठाए तो हो सकता है कि उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाए। लेकिन मगध का जो स्वतंत्र वातावरण था, बिल्कुल ये वातावरण पॉजिटिव के सेंस में था, क्योंकि मगध का वातावरण उस समय अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक स्वतंत्र था। क्योंकि शास्त्रों में यहाँ पे कहा गया, शास्त्र में, कि जो मगध था उस समय, ठीक है, अनार्यों का देश इसे बोला गया, अनार्यों का देश, अर्थात इन क्षेत्रों में बहुत अधिक आर्यों का भी आगमन नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ ब्राह्मण व्यवस्था का कट्टरपंथ एवं रूढ़िवादिता जो व्यवस्था, कर्म कांड वगैरह यहाँ पे मौजूद नहीं था। साथ में यहाँ के लोगों में प्रसार की प्रवृत्ति और उत्साह उन राज्यों की अपेक्षा अधिक थी जो बहुत दिनों से आर्यों के प्रभाव में थे। इसी क्षेत्र में आगे चल के नवीन धर्मों का उदय हुआ, जैसे कि बौद्ध धर्म आ गया, जैन धर्म आ गया। याद करिए, बौद्ध और जैन धर्म पूरी तरीके से उस समय मगध साम्राज्य में केंद्रीकृत, उसी के आसपास के क्षेत्रों पे यहाँ पे मौजूद रहा और इन्होंने आडंबर, कर्म कांड पर चोट की और सरलता और समानता पर इन दोनों धर्मों ने बेहतरीन तरीके से फोकस देना शुरू किया। लोगों की मानसिक चेतना का आधार तैयार हुआ, फलतः विकास के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो गई। इस सामाजिक एकजुटता ने मगध को टॉप पे ले गया, उत्कर्ष पे ले गया। तो ये पूरा कारण था मगध का स्वतंत्र सामाजिक वातावरण। चौथे नंबर पे यहाँ पे शासक वर्ग की भूमिका। अब जो भी यहाँ पे देखिए, अभी तक 3 कारण जो हमने देख लिया था, अगर इन तीनों कारण यहाँ पे कहीं भी मौजूद है, अगर ये शासक की अदूरदर्शिता है, बहुत शानदार अगर शासक कार्य नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि अनुकूल परिस्थितियों में उसकी स्थिति प्रतिकूल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, शासक यहाँ पे बेहद ही शानदार नजर आएंगे। जैसे कि सबसे पहला है हरेक वंश का कुछ इंपॉर्टेंट शासक, जैसे कि बिंबिसार और मगध का विस्तार। कहा जा रहा है यहाँ पे कि मगध के विभिन्न राजवंश एवं उनके शासकों ने भी मगध के उत्थान में भाग लिया। प्रारंभ में बिंबिसार व अजातशत्रु जैसे महान सेना नायकों ने मगध साम्राज्य का नेतृत्व किया, तो आगे शिशुनाग एवं महापद्मनंद जैसे शासकों ने भी इसको आगे बढ़ाते गए। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वैवाहिक संबंध को लेके। कहा जा रहा है कि जो उस समय के जो राजवंश थे, खासकर दूर दूर के क्षेत्रों में बिंबिसार अपनी 3-3, 4-4 शादियाँ करता है। इसी वैवाहिक संबंध को अजातशत्रु भी आगे, ठीक है, निभाता है। कूटनीतिक संबंध के माध्यम से दूर दूर के क्षेत्रों तक, ठीक है, अपना दोस्त बनाने की कोशिश किया जाता है। और तो और जो दोस्त नहीं बनते हैं उनके खिलाफ युद्ध एवं
विजय की नीति को भी अपनाया जाता है। अब कैसे अपनाया जाता है आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे वैवाहिक संबंध को लेके कि आखिर क्या था। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे यूरोप के बुर्बो राजवंश, आप लोगों ने फ्रांस, ठीक है, फ्रांस का नाम सुना ही होगा। उस समय फ्रांस का जो बुर्बो राजवंश था, लुई 14, 13, 15, 16 तक सबने अलग अलग, ठीक है, क्षेत्रों में शादी किया और वहाँ से बहुत अधिक लाभ कमाया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बिंबिसार के द्वारा भी अपने तत्कालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध इसने स्थापित किया और इन वैवाहिक संबंधों से वे राज्य मगध के मित्र बन गए। स्वाभाविक है, अब जहाँ पे जिसकी शादी होगी अब उसका ससुराल दुश्मन तो नहीं बनेगा। ठीक वही हाल बिंबिसार के साथ था। नए क्षेत्र एवं धन की प्राप्ति हुई, जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए कौशल यहाँ पे है, मगध यहाँ पे है, यहाँ पे है बिंबिसार, ध्यान से देखते चलिए। और उस समय जो कौशल का जो यहाँ पे जो शासक था प्रसेनजित, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है प्रसेनजित, ठीक है। इसने क्या कर दिया कि प्रसेनजित की जो बहन थी महाकौशला, नाम पूछ लेता है इसीलिए यहाँ पे मैं नाम का मेंशन कर रहा हूँ, महाकौशला की शादी यहाँ पे, ठीक है, बिंबिसार के साथ हुई। इससे क्या हो गया कि जो काशी का जो क्षेत्र था, बीच में आप देख रहे हैं काशी का क्षेत्र बिंबिसार को मिल गया, जिसकी उस समय वार्षिक आय अगर देखा जाए तो 1 लाख से ग्रेटर देन 1 लाख से अधिक होती थी। उसी तरीके से, ठीक है, जब इतनी अधिक जब वार्षिक आय उस समय जब है तो स्वाभाविक है मगध की आर्थिक समृद्धि में सहायक होगा। इस वैवाहिक संबंध से एक फायदा यह हुआ कि कौशल एवं वत्स के बीच पूरी तरीके से, यहाँ पे देखिए कौशल है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे वत्स है, ठीक है। तो कौशल और इनके रिलेशनशिप अच्छे हो गए क्योंकि कौशल का संबंध देखिए वत्स से था। जब कौशल का संबंध यहाँ पे वत्स से था तो अब मगध का जो साम्राज्य जो संबंध है जब कौशल से हुआ है, स्वाभाविक है मित्र का मित्र यहाँ पे मित्र ही होगा। कुछ इसी प्रकार के यहाँ पे सामने हो रहा है, जो कि मगध की जो साम्राज्य है इधर वत्स की तरफ भी मिलती थी। इस तरह अगर देखा जाए तो मगध पर अब वत्स की तरफ से जो आक्रमण है पूरी तरीके से क्या हो गया, ख़त्म हो गया, दोस्त हो गए। दूसरी शादी इसने मद्र की राजकुमारी, ध्यान रखिएगा मद्र यहाँ पे है, ठीक है, मद्र की राजकुमारी यहाँ थी, एक नाम पूछ लिया जाता है जिसका नाम था खेमा। क्या नाम था? खेमा। खेमा के साथ विवाह कर उसने मगध के विस्तार में मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। ऊपर है बिल्कुल इधर जम्मू कश्मीर की तरफ, ताकि कहीं भी ज़रूरत पड़े तो मद्र लोग सपोर्ट करने के लिए आ जाए। तीसरा शादी इसने बस बगल में लिच्छवी में किया। लिच्छवी, ठीक है, यहाँ की जो राजकुमारी थी चेलना, ध्यान रखिएगा सारी की सारी कौन शादी कर रहा है? बिंबिसार ही कर रहा है। बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया और इससे यह फायदा हुआ कि उत्तर से, अब देखिए यहाँ पे लिच्छवी है, जो भी उत्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पे आक्रमण जो होते थे, मगध में जो अशांति का दौर होता था, अब उसकी यहाँ पे समाप्ति हो गई। इन स्थितियों में कहा जा रहा है कि अब बिल्कुल जो लिच्छवी था, वैशाली का जो क्षेत्र था, उस समय एक व्यापारी के केंद्र के रूप में मौजूद था। वह नदी व्यापार पर इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। फलतः स्वाभाविक है कि इसका लाभ बिंबिसार को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से आप देख चुके हैं कि कितनी शानदार रणनीति के माध्यम से बिंबिसार ने तीन शादियों के माध्यम से मगध साम्राज्य को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं कूटनीतिक संबंध को लेके। काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है कूटनीतिक संबंध। बिंबिसार ने जब सिंहारोहण किया, देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि बिंबिसार खुद एक सामंत का लड़का था। शुरुआत में उसकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, तो उसके इर्द गिर्द के शासक अपनी शक्ति का विस्तार में लगे हुए थे। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैप से बात करने की यहाँ पे कोशिश की जाए तो उस समय जो भी इसके इर्द गिर्द के जैसे शासक थे, जैसे कि जस्ट यहीं पे आपको इधर वज्जी मिल जाएगा, वज्जी के साथ साथ इधर, ठीक है, अवंती मिल जाएगा,
अवंती के साथ इधर कौशल, उस समय ये धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। इन स्थितियों में बिंबिसार के लिए बेहद ही चैलेंज था, लेकिन फिर भी इसने कूटनीतिक संबंध को अपनाते हुए यहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। साथ में कहा जा रहा है कि आगे चल के जैसे कि अवंती हो गया, अवंती के साथ साथ देखिए गंधार कहाँ है, गंधार इधर और सिंध के आसपास के क्षेत्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। और साथ में यहाँ पे अवंती का जो शासक था, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम था, प्रघोत, चंड प्रघोत भी बोला जाता है। इसकी तबीयत खराब हो गई, पीलिया रोग हो गया, इसे ध्यान रखिएगा, पीलिया रोग हो गया, बेचारा मरने वाला था ये शासक। लेकिन यहाँ से बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवा को भेजता है, जिसके वजह से इन दोनों के संबंध में और अधिक दोस्ताना बढ़ते जाता है, जिसके वजह से मगध के लिए एक अनुकूल स्थिति हर क्षेत्र में पैदा होते जा रही है। तीसरा यहाँ पे अगर कारणों में देखा जाए, युद्ध एवं विजय की नीति को लेके ये भी इसने कम नहीं किया। इस नीति के तहत बिंबिसार ने अपनी शक्तिशाली जो पड़ोसी जो राज्य था इस समय, अंग, यहाँ पे आप देख पा रहे अंग, काफ़ी उस समय मजबूत हो चुका था। अंग को इसने पराजित किया और अंग के क्षेत्र को मगध में मिला लिया। अब जैसे अंग को मगध में मिलाएगा, पूरी तरीके से देखिए साम्राज्य विस्तार होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार वैवाहिक संबंध, कूटनीतिक माध्यम एवं सैन्य अभियानों के द्वारा बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसके अतिरिक्त बिंबिसार ने मगध में व्यवस्थित शासन की नींव डाली। अब जो भी ये क्षेत्र का अगर विस्तार कर रहा है तो शासन प्रणाली सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी यहाँ पे नौकरशाही पदाधिकारियों की इसने नियुक्ति की, नियमित कर वसूली की व्यवस्था की, जो उसकी आर्थिक सैनिक आधार बना। न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को उसने सुदृढ़ किया। धार्मिक दृष्टि से भी बिंबिसार बहुत उदार था। इसने बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों को ही एक तरीके से संरक्षण दिया, इनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा। तो ये था पूरा का पूरा बिंबिसार। नेक्स्ट आइए बात करते हैं हम लोग। अब बिंबिसार का ही पुत्र होता है अजातशत्रु। इसने क्या किया, तो अजातशत्रु ने बिंबिसार के राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया और मगध की सुरक्षा के लिए राजगृह की इसने किलाबंदी करनी शुरू कर दी। किलाबंदी करना शुरू कर दी ताकि कोई अटैक ना कर दे। वैसे भौगोलिक दृष्टिकोण से इतना आसान नहीं था इस पर अटैक करना, लेकिन फिर भी पाटलिपुत्र नगर का इसने आरंभ करवाया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। काशी के क्षेत्र के मुद्दे पर इसने ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय जो काशी का जो क्षेत्र था कौशल के अंडर कंट्रोल में था। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जब अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को जेल में डलवा देता है, तो स्वाभाविक है कि जब बिंबिसार का जब संबंध इस कौशल से है, दोस्त है, और जब अजातशत्रु ही अपने पिता का जब दुश्मन बन बैठता है तो समस्या आएगी ही आएगी। तो अजातशत्रु और कौशल में बना नहीं बहुत अच्छा। काशी के प्रश्न को लेके यहाँ पे मुठभेड़ यहाँ पे होना था। तो काशी के मुद्दे पर इसने कौशल के शासक प्रसेनजित के साथ, जो उस समय था बूढ़ा हो चुका था, प्रसेनजित, देखिए किसके साथ कर रहा है, अब रिलेशन आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। इसने युद्ध किया और अंततः काशी के क्षेत्र पर इसने पुनः कहा जा रहा है कि अधिकार कर लिया। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि साथ में प्रसेनजित की जो पुत्री थी, एक पुत्री इसकी वजीरा के साथ ही शादी भी करता है। देखिए कैसे यहाँ पे रिश्ता बदल रहा है। और साथ में कूटनीतिक संबंध यहाँ पे कायम किया कौशल के साथ। आगे चल के ये यही नहीं रुकता है, इसने लिच्छवी, आप लोगों को ध्यान रखा, लिच्छवी पे इसने अटैक कर लिया और यहाँ पे उसने एक महान विजय। लिच्छवी उस समय एक अच्छा खासा मजबूत राज्य के रूप में मौजूद था और इसने लिच्छवी अर्थात पूर्वी भारत में मगध सत्ता को और इसने एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया और लिच्छवियों को इस संघ राज्य को यहाँ पे पूरी तरीके से मिला लिया। तो धीरे धीरे देखिए एक्सपेंड करते जा रहा है।
अब इसी परंपरा को यहाँ पे आगे बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पे शिशुनाग एवं नंदवंश। यहाँ पे मैं शासकों का नाम नहीं लूँगा, दो अलग अलग यहाँ पे वंश है। पहले आएगा शिशुनाग, उसके बाद आएगा यहाँ पे नंदवंश। तो मगध के समकालीन महाजनपदों में उस समय जो अवंती का जो क्षेत्र था इधर, यहाँ पे एक शक्तिशाली महाजनपद था और इसके रहते मगध का साम्राज्य यहाँ पे विस्तार संभव नहीं था। फलतः मगध के शासक शिशुनाग ने यहाँ पे देखिए अवंती को इसने पराजित कर दिया और इस आवश्यकता की पूर्ति की और मगध का विस्तार किया। आगे मगध में जब यहाँ पे जो नंद वंश आएगा, नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलों जैसे कि कई सारे क्षेत्र में बटे हुए थे, जैसे कि यहाँ पे इक्ष्वाकी हो गया, कुरु, ठीक है, ऊपर की तरफ कुरु, पंचाल, ठीक है, यहाँ पे अपने साम्राज्य विस्तार करते हुए इन सारे क्षेत्रों को पराजित किया और कलिंग के क्षेत्रों तक नीचे, ठीक है, यहाँ तक किसने मामला बढ़ा लिया, अर्थात ठीक है साम्राज्य विस्तार करते गया और इसके भी कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो देखिए बिंबिसार ने मगध के विस्तार की जो नीति शुरू की, अब वो अपनी पराकाष्ठा पर था। आगे मगध साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में मौर्य शासकों की भी भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मौर्य शासक, ठीक है, इन लोगों के द्वारा भी कुछ रोल प्ले किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे आगे चल के पूरा मौर्य काल में जब आएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके अलावा बिंदुसार, अशोक, इन सारे शासकों को देखेंगे। लेकिन चूँकि हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही जब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं साम्राज्यवाद को लेके कितना आगे मगध क्यों गया, तो यहाँ पे हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुछ इनको भी श्रेय यहाँ पे दिया जाए। पहला यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, अपने विजय अभियानों के द्वारा इसने लगभग समस्त भारत को, देखिए यहाँ पे बहुत बड़े से क्षेत्र में लगभग, ठीक है, राजनीतिक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। सेल्यूकस को पश्चिम की तरफ, ठीक है, जो सिकंदर का सेनापति के रूप में मौजूद था, इसको पराजित किया। मगध साम्राज्य का पश्चिम के तरफ इधर अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर, ठीक है, विस्तार किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध का साम्राज्य पश्चिम में अगर देखा जाए, देखिए इधर है हिंदुकुश पर्वत हो जाएगा और पूर्व में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है, उत्तर में यहाँ पे हिमालय श्रृंखला से लेके दक्षिण में, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत तक इधर पूरी तरीके से मौजूद था। इन विजयों के अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने एक कुशल प्रशासन की स्थापना की, क्योंकि क्षेत्र जितना बड़ा होगा कुशल प्रशासन बहुत मैंडेटरी है। जब तक एक कुशल प्रशासन मजबूत नहीं होगा, आप कितना भी बड़े क्षेत्र को बना ले उस पर कंट्रोल करना आसान नहीं होगा और फाइनली वो क्षेत्र में, ठीक है, विभाजन होना तय है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए इसके पोता आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, बिंदुसार का पुत्र यहाँ पे अशोक। आप देख पा रहे कितना बड़ा क्षेत्र हो गया, यही मगध था। मगध से बढ़ते बढ़ते देखिए एक अखंड जो भारत की यहाँ पे अवधारणा आ रही है, अशोक के समय आ रही है कि अशोक के समय मगध का कलिंग पर पूर्ण अधिकार इसने कायम कर लिया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कंप्लीट नहीं हुआ था। इसने कलिंग, ठीक है, हम लोग देखेंगे कलिंग विजय में कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से खून की नदियाँ वहाँ बह गई। इसने मगध को समुद्री व्यापारिक सुविधा प्राप्त हुई यहाँ से, ठीक है, कुछ ताम्रलिप्ति वगैरह जो बंदरगाह थे मिलना शुरू हो गया। अशोक के समय साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण युद्ध से ज़्यादा उसके नवीन प्रशासनिक सुधार, आर्थिक विनियमन एवं धम्म नीति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है धम्म नीति, इसके भी हम लोग बेहद ही विस्तार से चर्चा करेंगे। पड़ोसियों के साथ किस प्रकार इसने मित्रतापूर्वक संबंध बनाया, मगध की सीमा को पूरी तरीके से इसने सुरक्षित बनाए रखा और धम्म नीति के माध्यम से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों से, चाइना हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया, नीचे यहाँ पे श्रीलंका हो गया, इनसे संबंध बनाया। इस प्रकार बिंबिसार के राज्याभिषेक के साथ मगध साम्राज्यवाद के विकास को जिस प्रक्रिया की शुरुआत होती है उसकी परिणति देखिए अशोक के समय यहाँ पे कलिंग युद्ध एवं उसकी धम्म नीति के साथ यहाँ पे शुरू होती है। लेकिन यही है कि अब अशोक के तत्पश्चात अब इसके कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से
पश्चिम में यहाँ पे अटैक होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अशोक द्वारा निर्मित इतने बड़े साम्राज्य पे धीरे 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 विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि हम लोग आगे जानेंगे पोस्ट मौर्य पीरियड में, अर्थात मौर्योत्तर काल में। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य का ही नाम क्यों आता है। आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे आप लोग शेयर करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।